अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। बेटा आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बेटा आज हम फिज़िक्स में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है वर्क एनर्जी एंड पावर। आज हम इंशाल्लाह जो है वो वर्क एनर्जी एंड पावर को जो है वो एक ही स्ट्रीम में समझेंगे, एक ही लेक्चर में इनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आइए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। बेटा सबसे पहले है हमारे पास वर्क। तो वर्क क्या होता है बेटा? वर्क कब होता है जी? तो बेटा वर्क तब होता है अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करे और वो फोर्स बॉडी को कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवाए अपनी डायरेक्शन में, तब हम कहते हैं जी वर्क डन हुआ है। यानी आप कहते हैं कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अमल करे और वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है लेकिन बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। आप दीवार के ऊपर फोर्स लगाते रहे, अगर दीवार जो है उसको आपने मूव नहीं करवाया तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्क डन क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। सो वर्क में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फोर्स का होना ज़रूरी है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट का होना ज़रूरी है। और याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसकी वजह से वर्क डन होता है। तो यूजुअली हम मैथमेटिकली इसको लिखते हैं एफ डॉट एस, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इसको ओपन करें तो आप इसको लिखते हैं एफ एस कोस थीटा। ऐसे ही पढ़ा है ना आप लोगों ने, एफ एस कोस थीटा। सो अभी ये देखिएगा कि हमेशा ये कोस थीटा ही होता है या साइन भी आ सकता है, इसको हमने वेरीफाई भी करना है, ठीक है। जी, तो हमने डिफाइन किया है वर्क को, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो उसका आप प्रोडक्ट लें डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो आपके पास क्या आता है? वर्क डन आता है। यहाँ पे जो ये क्रॉस लगा हुआ है, ये डॉट और क्रॉस वाला क्रॉस नहीं है, ये प्रोडक्ट के तौर पे लिखा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक बॉडी है जिसका मास है m। लेट्स सपोज ये पहले पोजीशन A पे थी, इसके ऊपर एक फोर्स F एक्ट कर रही है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, और वो फोर्स इसको डिस्प्लेस करके पॉइंट B पे ले गई। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूं होगा डिस्प्लेस। तो बताएं कि जो फोर्स है उसके किस कंपोनेंट की वजह से वर्क डन हुआ है। देखिए इस वक्त जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन कैसे हुआ? तो ज़रूर फोर्स का कोई कंपोनेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा और वर्क डन करवा रहा होगा, हमने वो ढूंढना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो देखें थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या आएगा? साइन थीटा आएगा, एफ साइन थीटा। और थीटा के नीचे कौन सा कंपोनेंट होता है जी? कॉस थीटा वाला होता है, तो एफ कॉस थीटा। तो हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट हमने कर लिए, एक एफ साइन थीटा है और एक एफ कॉस थीटा है। इनमें से देखिए कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, एफ साइन थीटा तो इसके परपेंडिकुलर है, तो एफ साइन थीटा की वजह से वर्क डन नहीं हो रहा। एफ कोस थीटा जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो एफ कोस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो वर्क करवा रहा है। तो हमने फार्मूला में कोस थीटा जो लिखा था वो वेरीफाई होता है, लेकिन देखते हैं कि हर सिचुएशन में ऐसे ही रहता है। तो एक सिचुएशन जो है और लेते हैं जी। यहाँ पर एक फोर्स जो है वो एक्ट करती हुई दिखाई गई है जो
एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है और वाई एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। इसको हम वाई कह दें, इसको हम अगर एक्स एक्सिस कह दें, ठीक है। तो फोर्स का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा है और वाई एक्सिस के साथ अल्फा एंगल है। चलिए हम इस फोर्स के कंपोनेंट निकालते हैं। जी ये कंपोनेंट हैं इसके हमें नज़र आ रहे। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? साइन थीटा होगा, कोस थीटा होगा? जल्दी से बताएं बेटा। तो बेटा थीटा के सामने, एंगल के सामने हमेशा साइन थीटा होता है, तो आइएगा एफ साइन थीटा, और ये कौन सा? एफ कोस थीटा। इनमें से कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? जी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है, तो साइन थीटा तो इसके परपेंडिकुलर, इसकी वजह से वर्क डन नहीं हो रहा। कॉस थीटा वो कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से वर्क डन हो रहा है। तो अगेन हमारा फार्मूला क्या बनता है? एफ एस कॉस थीटा। अगर हम अल्फा के लिहाज से फोर्स के कंपोनेंट निकालें, ठीक है जी, तो आप देखिए एंगल के सामने हमेशा कौन सा होता है? साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ साइन अल्फा, और एंगल के नीचे कॉस होता है, तो एफ कॉस अल्फा। अब आप ज़रा गौर से देखिए कौन सा कंपोनेंट वर्क डन करवा रहा है। देखें आपके पास जो अब एफ कोस अल्फा है, ये वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो अब इसकी वजह से वर्क नहीं हो रहा। एफ साइन अल्फा जो है, ये वाला कंपोनेंट जो आपका है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो अब वर्क डन इसकी वजह से हो रहा है। तो अब आपका फार्मूला क्या बनेगा? एफ एस साइन अल्फा। तो हमेशा जो है वो कॉज नहीं होता, याद रखें। आपने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, ठीक है। वो कॉज ऑफ एंगल भी हो सकता है, वो साइन ऑफ एंगल भी हो सकता है, लेकिन इसको याद रखना बड़ा आसान है। सर हमने तो हमेशा कॉस थीटा पढ़ा है। बिल्कुल, आपने आपकी बुक में कॉस थीटा ही लिखा हुआ है। जी देखें, आप एक टिप याद रख लें, अगर एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है तो कॉस ऑफ एंगल ही आएगा, और अगर एंगल जो है वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा होगा तो साइन ऑफ एंगल आप लेंगे। उस वक्त साइन ऑफ एंगल जो है वो इन्वॉल्व होगा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर आपको डायग्राम ऐसी दी जाए कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल है तो आप एफ एस कोस थीटा ही लेंगे, और अगर आपको ऐसी डायग्राम दी जाए जिसमें एंगल जो है वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा हो तो आप साइन ऑफ एंगल वाला कंपोनेंट लेंगे। तो आपके पास फार्मूला एफ एस साइन ऑफ एंगल बनेगा, ठीक है। जो भी एंगल है, अल्फा थीटा बीटा जो भी है, इसलिए मैं एंगल बोल रहा हूँ, थीटा अल्फा बीटा नहीं बोल रहा, ठीक है बेटा। हमेशा कोस थीटा होना ज़रूरी नहीं है, साइन थीटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एंगल एक्स एक्सिस के साथ है या वाई एक्सिस के साथ है। लेकिन यूजुअली जो है वो बुक्स के अंदर जो है वो एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ ही लिया जाता है, इसलिए बुक्स के अंदर कोस थीटा ही लिखा हुआ है। लेकिन आपने याद रखना ये साइन भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखें, आप अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्क डन किस किस कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, वर्क डन किस किस कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पे, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप देखें यहाँ पर एक फैक्टर तो फोर्स है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, तीसरा उनके दरमियान एंगल है। तो वर्क तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट पर, और नंबर 3 एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस एंगल की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 डिग्री लेते हैं तो cos 0 क्या आ जाएगा? 1। तो आपका वर्क डन एफ एस के इक्वल आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम वर्क है, और पॉजिटिव मैक्सिमम इसको बोलते हैं। अगर एंगल जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री हो तो cos 90 क्या आता है? 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आपने पढ़ी है कि बुक के अंदर आपको एग्जांपल दी है कि एक आदमी जो है वो एक बकेट को पकड़ के तो चल रहा है, तो बताएं
उसका वर्क डन क्या होगा। तो क्योंकि उसने अपने बाजू से बकेट को पकड़ा हुआ है तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, बाजू में ऊपर की तरफ, और वो चलता हुआ जा रहा है हॉरिजॉन्टली, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और दोनों में एंगल कितना हो जाएगा 90, तो वर्क डन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अगर एंगल जो है वो 180 डिग्री हो तो cos 180 क्या होता है -1, तो आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 0 और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप एक डोरी लें, उसके साथ एक जो है वो बाल्टी को बांध के कुएं में उतारें। तो जब आप बाल्टी को कुएं में उतार रहे होंगे डोरी की मदद से, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है सर, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, बाल्टी नीचे जा रही है, तो डोरी में जो फोर्स है वो किस तरफ है सर, फोर्स ऊपर की तरफ है, टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ होगी, एंगल कितना हो जाएगा 180, तो आपका वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन क्या होगा नेगेटिव होगा। और यहाँ पे ये भी याद रखें कि जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं उनका वर्क डन क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए जी। आगे चलते हैं जी। जो ये यूनिट आपको बताए जा रहे हैं जी, यूनिट के वर्क के यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर और जूल। सीजीएस में वर्क के यूनिट होते हैं डाइंग सेंटीमीटर आर अर्ग, और 1 जूल जो है वो 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। ये आपने याद रख लेनी है, ये इन्फॉर्मेशन है सारी। और ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर एंगल 180 डिग्री होगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, और अगर एंगल जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री होगा तो वर्क 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा जी। हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पेक्टिवली। एक बॉडी है हमारे पास, लेट्स से ये एक बॉडी है, इसको अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है जी। तो इसको हम किधर लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड है। अब बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू अ हाइट h, तो इसको हम उठा के जो है वो h हाइट तक ले गए, लेट्स सपोज ये हाइट h, यहाँ पे ले आए हम। A body is being raised to a height h from the surface of earth, what is the sign of work done by applied force? So applied force से जो वर्क डन है उसका साइन क्या होगा, साइन पूछा है, वैल्यू नहीं पूछी। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है उसका साइन क्या होगा। तो देखिए जो अप्लाइड फोर्स है वो तो अपवर्ड होगी, अप्लाइड फोर्स किस तरफ है अपवर्ड, आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स अपवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट भी सर अपवर्ड है, एंगल क्या हो जाएगा दोनों में 0, तो वर्क डन आपका क्या आएगा पॉजिटिव मैक्सिमम, तो वर्क डन क्या आया पॉजिटिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बेटा वो हमेशा किस तरफ होती है सर, डाउनवर्ड होती है। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ ले रहे हैं हम सर, अपवर्ड ले रहे हैं। एंगल कितना हो गया 180, cos 180 क्या होगा -1, तो वर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सो अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क पॉजिटिव होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर क्या आता है बीटा।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है हमने, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड फ्रिक्शनल फोर्स when 10 किलोग्राम ब्लॉक डिस्प्लेसेस बाय 5 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये हमें सिचुएशन दी गई है कि जब 50 न्यूटन की एक्सटर्नल फोर्स एक ब्लॉक को 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करवाती है तो वर्क डन क्या होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा जबकि ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.1 दिया गया है जी। ये ऑप्शन है हमारे पास। तो बेटा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल टू F एस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी। तो देखिए फोर्स इस तरफ लग रही है और बॉडी को डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का इसी तरफ शो करवा रहे हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल आप लेंगे 0 डिग्री। कितना एंगल लेंगे, 0 डिग्री। तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा F इंटू एस। एफ की वैल्यू क्या है जी सर 50 न्यूटन, एस की वैल्यू क्या है सर 5 मीटर, मल्टीप्लाई करें तो 250 जूल जो है वो वर्क हुआ है। और जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है वो आपको पता है हमेशा नेगेटिव होता है, F इंटू एस लिख लें। अब फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या है जी सर, फ्रिक्शन फोर्स होती है जी, फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, म्यू एम जी होता है आपके पास। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा म्यू एम जी और एस वैल्यूज लगाए -0.1, एम कितना है 10, जी कितना है 10, एस कितना है सर 5 मीटर। सॉल्व करें बेटा इसको, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और 10 इंटू 5 -50 जूल आपका वर्क डन हुआ है जी। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क है वो आपके पास +250 जूल है और फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क है वो आपके पास -50 जूल है। ठीक है, आंसर क्या आ गया बीटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट -2i hat plus 5j hat to a point 4j hat plus 3k hat when a force of 4i hat plus 3j hat और फोर्स न्यूटन में गिवन है इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स। तो बेटा आपने वर्क कैलकुलेट करना है, तो आप ये आपके पास लेट से पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आपने ये फोर्स लगाई और बॉडी को ए से बी पे ले गए, तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट निकाले जी। डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या फार्मूला लिखवाया हुआ है जी, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है सर आर बी माइनस आर ए। वैल्यूज पुट करें बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, आर बी क्या है सर 4j प्लस 3k, ओके, माइनस आर ए क्या है जी -2i प्लस 5j। शाबाश शाबाश, डिस्प्लेसमेंट निकालें 4j प्लस 3k माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 2i और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -5j। तो ये आप देखें आपके पास +4j और -5j है, ये 4j प्लस क्या और ये माइनस क्या है, तो आपके पास -1j बचेगा प्लस 3k प्लस 2i। इसको ज़रा तरतीब में लिख लें, i j k की तरतीब दे दें,
तो 2i माइनस जे प्लस 3k, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास। और वर्क कैसे निकालेंगे बेटा? वर्क आप निकालेंगे एफ डॉट डी से, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी से, ठीक है। वैल्यूज लगाएं, आपके पास f क्या है? 4i प्लस 3j। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। तो क्या आ रहा है बेटा? वो 2i माइनस जे प्लस 3k। आपको पता डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं? आप i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4i को 2i के साथ करेंगे तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8। i डॉट i क्या हो गया? 1। गुड। उसके बाद प्लस 3 इंटू माइनस 1 को करेंगे तो माइनस 3। j डॉट j क्या हो गया? 1। और इस तरफ इसमें k है ही नहीं तो k वाला ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5 जूल जो है वो वर्क डन जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो है वो 5 जूल होना चाहिए जी। यहाँ पर हम जी बेटा, तो अब हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैसा होता है। तो पहले हम देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड में हैं, ठीक है, तो वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसका प्रूफ भी किया हुआ है आप लोगों ने यूनिट के अंदर, ठीक है। सो वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप ये 3 पाथ में बना रहा हूँ, 1 2 3। आप इधर से जाएं, आप इधर से जाएं या आप इधर से जाएं। 1 को फॉलो करके आप ए से बी पे जाएं, पाथ 2 से जाएं, पाथ 3 से जाएं, आपका वर्क डन सेम आएगा अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड में हैं। सो इट मीन्स कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा पॉइंट आपने जो है वो प्रूव किया था कि कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर क्लोज पाथ का वर्क डन 0 होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप नोट कर लें। वर्क डन बाय आर अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर। अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो जो मर्जी आप रूट लें, जो मर्जी पाथ आप अडॉप्ट कर लें, वर्क डन सेम आएगा। ये हमने प्रूव किया हुआ है, हम याद रखेंगे जी। वर्क डन बाय आर अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज 0। क्लोज्ड पाथ का जो है वो राउंड ट्रिप मींस क्लोज्ड पाथ का जो वर्क डन है कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर या कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वो क्या होगा? 0 होगा। ये 2 पॉइंट्स माइंड में रखिएगा। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं जो कंजर्वेटिव होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका हमने प्रूफ भी किया हुआ है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है और क्लोज्ड पाथ का जो वर्क डन है ग्रेविटेशन फील्ड में वो 0 होता है। इसी तरह स्प्रिंग फोर्स जो है वो भी कंजर्वेटिव होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक्स्ट्रा, ये फोर्सेस जो हैं ये कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ना है हमने जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड करेगा। अगर मैं ये पाथ 1 लूँ या 2 लूँ और ये 3 लूँ और मैं कहूँ कि हमारी फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, वर्क डन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा है, तो 1 2 और 3 जो पाथ है इनका वर्क डन कभी भी सेम नहीं आएगा, ठीक है जी जी। और क्लोज पाथ का वर्क डन भी 0 नहीं आता। सो इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ एंड वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट 0। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं जी? हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर ड्रैग है, टेंशन इन स्ट्रिंग है, नॉर्मल फोर्स एंड एक्स्ट्रा जी।
तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपने ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है और क्लोज पाथ का वर्क डन 0 नहीं आता। ओके, नेक्स्ट बेटा अब हम पढ़ने लगे हैं एनर्जी को। तो ज़रा एनर्जेटिक हो जाइए, हम एनर्जी को पढ़ने जा रहे हैं। एनर्जी क्या होती है जी? एनर्जी लो तो नहीं होगी आप लोगों की जी? तो एनर्जी को डिफाइन करें जी। सर एनर्जी होती है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने। एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन यही है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। सो हम यहाँ पर एनर्जी की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखें एनर्जी की वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हम इस वक्त फ़िलहाल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो यूनिट्स ऑफ एनर्जी आपके सामने लिखे हैं जी। जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट है, न्यूटन मीटर है एनर्जी का यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलोवाट आवर है, अर्ग है, कैलोरी है। ये सारे यूनिट किसके हैं? ये सारे यूनिट एनर्जी के हैं। बेटा ये जो आपके पास जूल और न्यूटन मीटर है ये SI यूनिट्स हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आमतौर पर न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है यूनिट एनर्जी का। कहाँ पर? न्यूक्लियर फिजिक्स में। किलोवाट आवर जो है ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है जी, जिसमें आपके जो है वो बिजली जो है वो आप जो इस्तेमाल करते हैं तो मीटर पर जो रीडिंग आ रही होती है वो किलोवाट आवर में होती है। अर्ग आपको पता है कि इसका CGS यूनिट है, कैलोरी वगैरह इसका ब्रिटिश यूनिट जो आपके पास है। इन तमाम यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। आपके लिए मैंने इनकी वैल्यूज लिखी भी हैं, वो आपने अब याद कर लेनी है बस। तो देखिए बेटा 1 न्यूटन मीटर जो है वो 1 जूल के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, इसका तो सबको पता होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर है। ये आपने याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और 1 कैलोरी जो है ये 4.18 जूल के बराबर है। ठीक है। 1 किलोवाट आवर जो है ये 3.6 मेगा जूल के बराबर है। और 10⁻⁷ अर्ग जो होते हैं वो 1 जूल के बराबर होते हैं। तो ये वैल्यू याद रख लें, यहाँ से आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे कि जो कौन सा यूनिट बड़ा है कौन सा यूनिट छोटा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। काइनेटिक एनर्जी पहले देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी होती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है जी 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ्रेम पे डिपेंड करती है। सर कैसे? देखिए बेटा, ये हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक बस है आपके पास, इस बस में जो है वो 2 आदमी आपको दिखाए गए हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको लेते हैं कि इसका मैस m है। ठीक है। और ये बस के अंदर खड़ा है आदमी या बैठा हुआ है, जैसे भी आप खड़ा ही नज़र आ रहा है हमें। ठीक है। बस v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस वक्त इस आदमी की वेलोसिटी भी क्या ली जाएगी? v ली जाएगी। ठीक है ना। सो अगर हम बाहर खड़े होकर यहाँ से देखिए जो ऑब्जर्वर B है, ऑब्जर्वर B के हिसाब से ये पर्सन जो है ये मोशन में है, इसकी वेलोसिटी v है और उसका मैस m है। तो ये ऑब्जर्वर आपको कहेगा जी इसकी काइनेटिक एनर्जी 12 mv² है। अगर आप ऑब्जर्वर A के लिहाज से बात करें तो वो कहेगा जी इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, क्योंकि ये रेस्ट पे है। A के लिहाज से ये क्या रेस्ट में, क्योंकि A भी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद है। सो काइनेटिक एनर्जी जो है इधर से देखें तो वैल्यू और आ रही है, इधर से देखें तो, यानी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी
डिफरेंट आती है, इसलिए हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है जी। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन लिख के दिया आपको, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है जी p²/2m की। इसके ऊपर हम डिटेल में क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ये आपने याद रखना है, बड़ा यूजफुल रिलेशन है ये। आगे जी क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉल ऑफ mass 2 किलोग्राम and another mass 4 kilogram are dropped together from a 60 feet tall building जी। आपके पास एक बॉल है 2 किलोग्राम की, ठीक है जी, और एक बॉल है 4 किलोग्राम की। इनको आप एक बिल्डिंग से नीचे फेंक रहे हैं, ये भी नीचे आ रही है और ये भी नीचे जा रही है। बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है 60 फीट। आफ्टर फॉलिंग 30 फीट ईच टूवर्ड्स अर्थ, जब ये दोनों कितना कितना नीचे आ जाए 30 फीट आ जाए, यानी ये कितना नीचे आया ऊपर से 30 फीट, और ये भी ऊपर से 30 फीट नीचे बॉल आई है। आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट ईच टूवर्ड्स अर्थ their respective kinetic energies will be in the ratio जी। जो बिल्डिंग है वो आपकी 60 फीट की है। मैं एक जगह पे बिल्डिंग बना भी देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल हमने बिल्डिंग बना दी। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 60 फीट, बॉल अभी कितना ड्रॉप हुआ है 30 फीट, तो कितनी हाइट ये नीचे आया जी आपके पास 30 फीट, ये भी 30 फीट। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी रेशो बतानी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 किलोग्राम मैस टू द, इसकी आपने रेशो लेनी है काइनेटिक एनर्जी 4 किलोग्राम वाली मैस के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा क्या फार्मूला होता है सर, हाफ mv²। तो बेटा m दिया हुआ है, v चाहिए ना सिर्फ हमें, v कैसे निकालेंगे बेटा? आपको मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है, ऊपर से नीचे गिर रही होती है, तो उसकी वेलोसिटी होती है 2gh। यहाँ पे h क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, और दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ये भी 30 फीट नीचे आई है और ये भी 30 फीट नीचे आई है, तो वेलोसिटी तो सेम होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी मैस पे डिपेंड तो कर नहीं रही। वेलोसिटी का क्या फार्मूला है जी, फ्री फॉल में क्या फार्मूला होता है जी, √2gh। तो g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और दोनों सेम हाइट नीचे आए हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया दोनों बॉल्स ने, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। तो बहुत आसान है जी, आप इसको लिखें हाफ, इसका मैस लिखें जी 2 किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v कह दें, v²। इसकी रेशो लेनी है हमने हाफ, इसका मैस कितना 4, और वेलोसिटी इसकी भी v है, v का स्केयर ले लें, v² के साथ कर गया हाफ, हाफ के साथ कर गया 2:4, इसको आप 1:2 कह सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी की रेशो क्या आ रही है 1:2 आ रहा है आपके पास। ये एक सिंपल मेथड है इसको सॉल्व करने का, और भी मेथड्स हैं, ठीक है, उनसे भी सॉल्व किया जा सकता है। पहले एक की काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, फिर दूसरे की निकाल लें, उसके लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। लेकिन फ्री फॉल में एक पॉइंट में आपको और समझाता हूँ, अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो तो बगैर वेलोसिटी निकाले कैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है, ये ट्रिक सिखाने लगा हूँ आपको, ठीक है। तो ज़रा वेट कीजिएगा जी। अब अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो बगैर वेलोसिटी निकाले कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप नोट कर लें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जी। काइनेटिक एनर्जी होगी बराबर mgx, x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। जब एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी, फ्री फॉल में कोई बॉडी है,
किसी हाइट से नीचे आ रही है तो किसी भी पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने का ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपको पता हो कि x कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, जितना डिस्प्लेसमेंट वो ऊपर से नीचे आ चुकी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस हाइट से वो यहाँ पे आई है तो इसको हम कहते हैं x। ये डिस्टेंस कितना है x, तो x इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। और पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट क्या होती है, mgh माइनस एक्स। ये टोटल डिस्टेंस आप कह लें, मैं यहाँ पे बना के सिखाता हूँ आपको, एक सेकंड दें जी। लेट्स सपोज ये टोटल जो आपके पास है डिस्टेंस, ये h है, ग्राउंड से ऊपर तक कितना है, h है ये वाला। और बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, x कर लिया। ठीक है, तो रिमेनिंग कौन सा होगा, h में से x को निकाल दें तो रिमेनिंग आपके पास ये है h माइनस एक्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में x ये ले रहे हैं आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट के लिए आप ले रहे हैं डिस्टेंस रिमेनिंग जो अभी बॉडी ने ट्रैवल करना है। तो ये आप अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो किसी भी पॉइंट पे बगैर वेलोसिटी कैलकुलेट किए आप उसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि आपको पता हो कि जी जो हमारे पास उसका ट्रैवल डिस्टेंस कितना है और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ तक इसे नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले 30 सेकंड की ब्रेक लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। वापस आ जाएं, ब्रेक ख़त्म हो गई है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी k, द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी। हाईएस्ट पॉइंट पे आपने काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक पार्टिकल है, इसको हम 45 डिग्री एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करेंगे। ये इसकी वेलोसिटी है जी, इनिशियल वेलोसिटी आप कह लेंगे u है, और ये एंगल बना रही है कितना, 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसको जब आप यूँ फेंकेंगे तो ये पार्ट यूँ जाएगा और यूँ वापस आएगा। तो ये इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर इसकी आपने काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी जाती है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ख़त्म हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाकी रहता है, और हॉरिजॉन्टल थ्रू आउट सेम रहना है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना आप लिखेंगे, u cos ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पर भी कितना होगा वो u cos ऑफ 45 डिग्री। ठीक है जी, तो u इंटू कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, तो ये हो जाएगा u/√2, इसकी वैल्यू आ गई। हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला क्या लिखवाया हुआ है आपको। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, एट हाईएस्ट पॉइंट ये होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा होती है। ठीक है जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k दी हुई है, कोस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री लें, आपके पास k क्या काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, k इंटू कॉस 45 क्या होता है 1/√2, और इसका लेना आपने स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आती है k/2। कितनी आती है, k/2 जी। बीटा ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है बेटा, आगे चलेंगे। Two bodies of mass m and 4m are moving with equal kinetic energies. The ratio of their linear momenta is, तो आपने
मोमेंटम्स की रेशो लेनी है। आपके पास एक बॉडी जो है, लेट्स सपोज ये आपके पास पहली बॉडी का मास है m1 और ये दूसरी बॉडी का मास है m2, तो आपने इनके मोमेंटम्स की रेशो फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी करवाए हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल दी हुई है आपको। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन लिख लें जी। क्या रिलेशन होता है? E इज इक्वल टू, ई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। सो 1 के लिए आप लिखेंगे E इज इक्वल टू P1 स्क्वायर ओवर 2m1। 2 के लिए आप क्या लिखेंगे जी? 2 के लिए आप लिखेंगे P2 स्क्वायर ओवर 2m2। काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है आपको, E1 बराबर है E2 के, इक्वेट कर दें। सो P1 स्क्वायर ओवर 2m1 ये आपके पास बराबर आ जाएगा जी P2 स्क्वायर ओवर 2m2। 2 और 2 कैंसिल हो गए। सो P1 का स्क्वायर ओवर m1 ये बराबर आ गया P2 स्क्वायर ओवर m2। अब आप m की वैल्यू लगा दें। P1 स्क्वायर ओवर m1 कितना जी? सिर्फ m में। P2 स्क्वायर ओवर m2 कितना है? 4m है। m से कैंसिल हो गया। ये आपके पास आ गया P1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 स्क्वायर ओवर 4। तो आप P2 स्क्वायर को सिर्फ लेके आएंगे क्योंकि आपने रेशो लेनी P1 से P2। सो P1 स्क्वायर ओवर P2 स्क्वायर क्या आ गया? 1/4। तो हमने P1 P2 रेशो लेनी है, तो आप स्क्वायर रूट लें ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। आप स्क्वायर रूट ले लें। P1 स्क्वायर ओवर P2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे। P1 ओवर P2 क्या आ जाएगा? 1/2। सो 1:2 आंसर आना चाहिए बेटा हमारे पास। यस, आगे चलते हैं जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो है वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है जी? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, W को आप F/S लिख दिया और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चंस में। अदर फॉर्म्स ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क डन ऑन अ बॉडी जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल होता है, ठीक है। सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही नहीं होता वर्क डन। अगर हम जो है वो वर्टिकल मोशन ले रहे होंगे तो वर्क डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। और अगर हम किसी स्प्रिंग वगैरह को कंसीडर करते हैं तो जो वर्क डन है ऑन अ स्प्रिंग वो चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है। ये अदर फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैं, ये भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 किलोग्राम इज एट रेस्ट जी। मास दिया हुआ है 50 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी? 0 है। द वर्क डन टू एक्सेलरेट इट बाय 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इसकी स्पीड कितनी करनी है? बढ़ा के 20 मीटर पर सेकेंड करनी है इन 10 सेकेंड। और आपके पास टाइम कितना? 10 सेकेंड है। तो बताएं जी कितना वर्क आप करेंगे? 10 सेकेंड में आपने इसकी स्पीड जो है वो 0 से इंक्रीज करके 20 मीटर पर सेकेंड करनी है। इनिशियल स्पीड हमें क्या दी गई बेटा? 0 दी गई है। फाइनल स्पीड क्या है बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है जी? मास है इसका 50 किलोग्राम, ठीक है। और वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है।
वर्क डन क्या करना है आपने, कैलकुलेट करना। चलें आंसर वेरीफाई करना आपने मेरे साथ। देखिए ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, तो W हमारे पास क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखें आपके पास जो VI है वो तो ज़ीरो है, VI कितना है, ज़ीरो, जिसकी वजह से ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो वर्क इसके बराबर आ गया हाफ MVF स्क्वायर। वैल्यूज लगा दें जस्ट, हाफ M कितना बेटा 50 और VF कितना 20 का स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो आप 2 को इसके साथ कैंसिल करें 50 के साथ, ये आ गया 25 इंटू 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी, 10,000 जूल। क्या आ रहा है जी, 10,000 आएगा ना ये आंसर। इसको आप 10 की पावर में क्या लिखेंगे, 10 की पावर 4 जूल। ओके हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब हम जी बेटा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, An object of mass 5 kg is acted upon by a force that varies with position of the object as shown. If the object starts out from rest at a point x is equal to 0, what is its speed at x is equal to 50 मीटर। जी बेटा आपके पास एक ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम का, इसके ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है और इसको जो डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रही है उसका ग्राफ दिखाया गया। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। याद रखिएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क डन होता है। एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो क्या होता है, वर्क के बराबर होता है जी। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पोजिशन है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे बॉडी रेस्ट में थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे 0, और यहाँ पर 50 मीटर पे आपको उसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है, ये VF है। तो बेटा ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। वर्क को आप कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लें, W इज इक्वल टू हाफ MVF स्क्वायर माइनस हाफ MVI स्क्वायर। यहाँ पे देखें जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 थी, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आपके पास वर्क क्या बचेगा, हाफ MVF स्क्वायर। M हमें पता है, VF हमने फाइंड करना है, W आप इसके एरिया से निकाल लें। तो इसका एरिया क्या आता है जी, ये रेक्टेंगल जो है इसका एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू विड्थ करें 25 इंटू विड्थ ये कर लें 10, ये आपके पास आ गया 250। ट्रायंगल का एरिया आपको पता है निकालना आता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट है, तो उसकी बेस यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जा रही है। तो 25 से 50 तक बेस कितनी होगी, 25 यूनिट्स। हाइट इसकी भी 10 यूनिट दी हुई है। इसको सॉल्व करें, ये आ गया 75। इन दोनों को ऐड कर लें, टोटल एरिया निकालना है आपने 250 प्लस 75। ये आपके पास कितना बनता है 325। ये वैल्यू यहाँ पे लगाएं, 325 इज इक्वल टू 1/2 M कितना है 5 इंटू VF का स्क्वायर। तो VF स्क्वायर को अलग कर ले, क्या आ जाएगा 2 इंटू 325 डिवाइडेड बाय 5 जी। कैंसिलेशंस करें जो हो रही हैं, 5 6 आर 30, 2 कैरी किया, 5 5 आर 25। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 5 आर 0, 2 5 आर 10, 0 लिख लेना आप, 1 कैरी हो गया, 2 6 आर 12, ठीक है। और 1 जो आपने
कैरी किया था तो कितना हो गया 130 हो गया आपके पास। ठीक है जी। तो अब आप क्या करें, आपने VF फाइंड करना है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है यहाँ पे मौजूद। VF आपके पास आ रहा है 12 के करीब करीब आ रहा है। ठीक है जी। पहले एरिया निकालेंगे फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे। एरिया आपने निकालना है रेक्टेंगल का अलग से और ट्रायंगल का अलग से। रेक्टेंगल का एरिया आपके पास आता है लेंथ इंटू विड्थ से 25 को मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ तो 250 आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया। ट्रायंगल का हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितनी है 25 यूनिट है। यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पे जा रही है बेस, तो 25 यूनिट्स इसकी बेस है। इनटू हाइट इसकी भी 10 है। आगे आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, 2 को 10 के साथ कैंसिल किया तो 5 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमने गलती की है, ये 125 आता है। ठीक है, अगेन रीटेक है, 2 रीटेक हो गई है। यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ साइलेंट। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैथ 5 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स दैट वेरीज विद टाइम। सॉरी, क्लैप दे दो यार, मक्खी तंग करी जा रही। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैथ 5 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स दैट वेरीज विद पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शोन। इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स आउट फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट x is equal to 0, व्हाट इज इट्स स्पीड एट x is equal to 50 मीटर। बेटा एक आपके पास 5 किलोग्राम का मैस है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है और फोर्स उसको जो डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रही है वो ग्राफ पे दिखाया गया है। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। याद रखिएगा कि एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है। एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो वर्क डन होता है। सो एट x इज इक्वल टू 0 उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। एट x इज इक्वल टू 50 मीटर पे आपने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप W को लिख लें, W इज इक्वल टू हाफ mvf² माइनस हाफ mvi²। तो बेटा इनिशियल का जो वेलोसिटी है वो क्या है 0। तो इनिशियल वेलोसिटी के 0 होने की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपके पास फार्मूला बाकी बचेगा W इज इक्वल टू हाफ mvf²। vf फाइंड करना है, m हमारे पास है, W अगर पता चल जाए तो आप फाइंड कर लेंगे वेलोसिटी। तो W कैसे पता करेंगे जी, एरिया निकाल लेंगे ग्राफ का। इसका एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है, लेंथ इंटू विड्थ करें तो 25 इंटू 10, ये कितना आ गया 250। और ट्रायंगल का एरिया निकालने क्या आता है, हाफ ऑफ बेस। बेस कितनी है, ये 25 से स्टार्ट हो रही है और 50 तक इसकी बेस है, तो कितने यूनिट आ गए 25। हाइट इसकी भी 10 यूनिट है। तो ये आप कैंसिल करें, 5 इंटू 25 कितना आ जाएगा 125। दोनों को ऐड कर लें, टोटल एरिया निकालना है ना आपने। तो 250 प्लस 125 किया तो कितना आ गया, ये आपके पास 5
और 0 को करें 250 और 125 को करें 5 और 2 7, 375 आपके पास टोटल एरिया आ गया। तो 375 इज इक्वल टू 1/2, मैथ कितना 5 यूनिट है, इंटू वी एफ स्केयर। ये 5 के साथ इसकी कैंसिलेशन हो रही है ना, अभी कर लें। 5 7 आर 35, 2 कैरी हुआ, 5 5 आर 25। इधर आ गया 75 इज इक्वल टू 1/2 वी एफ स्केयर। 2 को भी इधर ले जाएं, ये हो जाएगा वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 150। दोनों तरफ स्केयर रूट लें आप, वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 150 का स्केयर रूट ले लें। तो ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो वी एफ कितना आ गया आपके पास, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं, 12 का जो है वो स्केयर, ये आपके पास आप देखिए ना कि 12 का स्केयर 144 होता है, ये 150 है, तो 12.2 मीटर पर सेकंड आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ज़रिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और याद रखेंगे कि एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो वर्क डन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का। सी नोट कर लीजिए बच्चों, इन फिजिक्स पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, हमने तो पढ़ी है बेटा, जो आपने पढ़ी है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डिफाइंड। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। आप रेफरेंस पॉइंट अर्थ सरफेस को भी ले लेते हैं और इन्फिनिटी को भी ले लेते हैं। याद रखिएगा रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ज़ीरो ली जाती है, चाहे आप रेफरेंस पॉइंट अर्थ सरफेस को लें, चाहे आप रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी को लें। जी, पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जी, पोटेंशियल एनर्जी होती किस वजह से है, ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी और ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन पोजीशन ए इज -40 जूल। तो ए पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -40 जूल। Work done by conservative force in moving the body from A to B is -20 joule. Work done by conservative force कितने जी, -20 joule. Find potential energy of the body in position B. B पोजीशन पे potential energy of the body मालूम करें। ये बड़ा जो है ना वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको पढ़ाया था, W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो हम यू लिखते हैं ना, ये हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसको लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ज़रा ख्याल रखिएगा, ये नोट कर लें कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन ले रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है कि W इन हाफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ले रहे हैं तो डेल्टा U बराबर होता है -W ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखिएगा, आपने हमेशा पॉजिटिव के साथ ही पढ़ा है, क्योंकि हम जो वर्क डन ले रहे होते हैं वो यूजुअली एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वजह से ले रहे होते हैं। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से लेंगे तो आप जो है वो -W लेंगे उसको। ठीक है, इसमें आप अप्लाई कर दें, आपके पास डेल्टा U इज इक्वल टू W, साथ में माइनस आ गया क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क किया आपने। तो डेल्टा U को आप लिख सकते हैं फाइनल माइनस
इनिशियल, पहले ए पे था फिर बी पे गया, इक्वल टू माइनस W ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। ये बताते U एट बी आपने फाइंड करना है, और इसको इधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस W ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, और इधर आके ये क्या हो गया प्लस UA। अब वैल्यूज इंसर्ट करें माइनस फार्मूले का, और वर्क डन कितना माइनस 20 जूल, तो माइनस इंटू माइनस 20 जूल आ गया आपके पास, प्लस एट ए कितनी एनर्जी है जी माइनस 40 जूल। सॉल्व करें, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 40, तो माइनस 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगी एट पॉइंट बी। बस इसमें ये ख्याल करना है आपने कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन ले रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन ले रहे हैं, तो डेल्टा यू जो है वो पॉजिटिव डब्ल्यू के बराबर होता है, और अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन ले रहे हैं तो आपके पास डेल्टा यू जो है वो नेगेटिव डब्ल्यू के बराबर होगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारे पास टॉपिक की एक स्लाइड है, वो देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़नी है। फर्ज करें आपके पास दो मैसेज है M1 और M2 जिनके दरमियान डिस्टेंस है R, ठीक है। तो इनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जी, आपने पढ़ा हुआ है U इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 ओवर R, ठीक है जी। ये U जो है ये भी डेल्टा U ही है, लेकिन ये है कि आप एक मैथ को इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लेते हैं, यानी U माइनस यू इन्फिनिटी करके निकाला हुआ है हमने, ठीक है ना, क्योंकि U एट इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0, तो ये भी डेल्टा U ही है जिसको हमने U लिखा हुआ है, ठीक है। याद है ना जब हमने इसको बुक में किया था, इसकी डेरिवेशन की थी। अब देखें अगर कोई बॉडी जो है वो अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे पड़ी हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम आमतौर पे कैसे निकालते हैं, U इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जो हाइट है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैस लेनी है आपने। कहाँ से लेनी है, सेंटर ऑफ मैस से आपने हाइट लेनी होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के आपके पास दो फार्मूलाज है। पहला आपके पास है U इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 ओवर R, ये ऑलवेज वैलिड होगा, और U इज इक्वल टू mgh जो है ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वैलिड होता है, करीब करीब, जहाँ तक G की वैल्यू कांस्टेंट रहे। आगे चलते हैं जी। अ चेन ऑफ मास M एंड लेंथ L, ये लेंथ L है ही नहीं है, इज केप्ट इन 3 पोजीशंस एज शोन बिलो, अज्यूमिंग H इज इक्वल टू 0 ऑन द ग्राउंड, यानी आप ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट ले लें। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन इन ऑल 3 पोजीशंस। जी आपने तीनों पोजीशंस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है बेटा, हमने पढ़ा है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ mgh। तो आप देखें यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो उसका जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो 0 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास h हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी mgh आ जाएगी। यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो L/2 पे है, टोटल लेंथ L है, तो L/2 पे सेंटर ऑफ मास आपको मिलेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी mg इंटू L/2, mg इंटू L/2, ठीक है बच्चों। तो ये ज़रा ख़ास ख्याल रखना है कि हाइट आप जो लेते हैं वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से लेते हैं ग्राउंड लेवल तक। ये हमारे पास क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U। जब आप एक लॉन्ग स्प्रिंग को जो है वो स्ट्रेच करते हैं तो उसके कहाँ तक स्ट्रेच करते हैं 2 सेंटीमीटर तक। अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितनी स्टोर होती है U। इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, अगर आप उसको 8 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच कर दें
देन द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है वो कितनी होगी। तो बेटा आप देखें, मैं 8 को लिख सकता हूँ 4 × 2, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, तो मैंने एक्स प्राइम कितना ले लिया 4x के बराबर, 4 टाइम है ना, 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का 4 टाइम है। तो आप u प्राइम निकाले कितना आएगा हाफ के x का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लें, हाफ के 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 × 1/2 के x स्क्वायर, ये u था, तो 16u आपके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है बच्चों। तो ये आसान वे है इसको सॉल्व करने का, वरना आप पहले 2 के ऊपर निकालते फिर 8 के ऊपर निकालते, वो मेथड भी ठीक है, लेकिन इस तरह ज़रा आसानी से हो जाता है। तो ब्रेक ख़त्म हो गई, वापस आ जाएं, और हमने टॉपिक भी नया स्टार्ट कर दिया है, पावर। इसको पार भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं, जैसे आपको आसान लगे आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो पावर की डेफिनेशन क्या है बेटा हमारे पास, पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। पावर का फार्मूला सिंपल, सबसे सिंपल फार्मूला क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपको पता है कि पावर स्केलर क्वांटिटी है, उसके ऐसे यूनिट वाट होते हैं। एक और यूनिट भी है इसका, हॉर्स पावर में भी आप इसको मेजर करते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर होती है 746 वाट के। जी यहाँ पे याद रखिएगा कि जो किलो वाट आर है ये एनर्जी का यूनिट है, ये पावर का यूनिट नहीं है। 1 किलो वाट आर किसके बराबर है, पहले भी लिखवा चुका हूँ, 3.6 मेगा जूल होता है। यहाँ पे सिर्फ मेगा की जगह पे 10 की पावर 6 लिख दिया मैंने। जी क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास, यानी पावर का क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे हमारे लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 12 है। हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलो वाट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो कितना वाटर जो है वो पंप ने जो है वो रेज किया है 10 मीटर हाइट तक 1 मिनट में, अगर उसकी पावर 2 किलो वाट हो। तो पावर कितनी दी हुई है 2 किलो वाट, इसको लिख लें 2 × 10 की पावर 3 वाट। टाइम कितना बेटा 1 मिनट, ये आ गया 60 सेकंड के बराबर। और कितनी हाइट तक लेके गए हैं जी 10 मीटर हाइट तक लेके गए जी। आपको फार्मूला लिखवाया था पावर का फार्मूला W/T, और क्योंकि आप रेस कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं mgh/T। यहाँ से m आपने फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है। तो m क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा पावर इंटू टाइम ओवर GH। वैल्यूज लगा दें, पावर कितनी है जी 2 × 10⁻3, टाइम कितना है जी 60 सेकंड्स, जी की वैल्यू 10 ले लें और एच कितना वो भी 10 है, ठीक है बच्चों। सो 1 0 तो इसके साथ ख़त्म हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 2 और ये कितने ज़ीरो आ गए 3 आ गए, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10, 1 0 और ख़त्म हुआ। 200 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 1200 किलोग्राम आपके पास मैस आता है, लेकिन आंसर लीटर्स में दिया हुआ है। तो बेटा याद रखें 1 लीटर जो है वो 1 किलोग्राम के बराबर लिया जाता है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1200 लीटर्स। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अ पंप कैन टेक आउट 72 किलोग्राम ऑफ वाटर। कितना मैस निकाल सकता है पंप जो है वो 1 आवर में, पर आवर लिखा है ना, सो टाइम कितना है 1 आवर, जो कि सेकंड में 3600 सेकंड्स बनेगा, और मैस कितना है 7200 किलोग्राम फ्रॉम अ वेल ऑफ
100 मीटर डेप्थ, ये 100 मीटर जो है वो उसकी गहराई है, तो एच की वैल्यू कितनी ले लें, 100 मीटर। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप, पावर आपने पंप की फाइंड करनी है। एफिशिएंसी कितनी दी गई है, एफिशिएंसी आपको दी गई है जी उसकी 50%, ठीक है, परसेंटेज एफिशिएंसी आपको उसकी 50 दी गई है, ओके। तो हमारे पास फार्मूला पावर का पावर बराबर होती है जी W/T। W को आप किस फॉर्म में लेंगे, mgh की फॉर्म में लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी इन्वॉल्व है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है जी आपके पास, परसेंटेज एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट इनटू 100, ठीक है बच्चों। सो इसमें आप पावर इनपुट हमने फाइंड करनी है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप, पावर इनपुट आपने फाइंड करनी है, आ जाएगा पावर आउटपुट ओवर एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी इनटू 100 जी। पावर आउटपुट आप किस फार्मूले से निकालेंगे, पावर आउटपुट आपके पास क्या आ रही है, mgh/T लगा दें, तो आपके पास अब क्या वैल्यू बन रही है पावर इनपुट की, mgh/T मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, यही आएगा बेटा। इसको इधर लिख लेते हैं, पावर इनपुट इक्वल टू m कितना बेटा 7200, g कितना 10, h कितना 100, ओवर टाइम कितना लेना है 3600, ठीक है, और इसको इधर लिख दें जाके 100/50 कर दें, ठीक है। ये 2 0 के साथ ख़त्म हो गए, 36 को 72 के साथ कैंसिल किया तो यहाँ आ गया 2। पावर इनपुट क्या आ रही है जी 2 × 10 20, ठीक है जी, 2 × 10 क्या आ गया 20, 20 × 100 कितना आ गया 2000, और इसको सोल्व करें, यहाँ पे आ जाएगा 2, 50 को 100 के साथ कैंसिल किया, पावर इनपुट हमारे पास आ रही है 4000 वाट, किलो वाट में क्या हो जाएगी 4 किलो वाट, ओके बच्चों। आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि आप आउटपुट पावर निकाल लेते, और क्योंकि एफिशिएंसी 50% है तो इनपुट पावर उसका डबल आनी थी, यानी आपको ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन किए बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसलिए किया कि कोई भी परसेंटेज आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ठीक है ना। आप सिर्फ पावर आउटपुट निकालते इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, और इनपुट उसका डबल ले लेते, क्योंकि 50% एफिशिएंट है आपका पंप। लेकिन अगर आपको एफिशिएंसी 30% दे दे, 22% दे दे, तो फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए पूरा मेथड आपको समझाया कि एफिशिएंसी को इन्वॉल्व करते हुए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो परेशानी होना, लॉन्ग मेथड करवा दिया, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको मेथड समझ आ गया। उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन होना था ना, 50% का अंदाज़ा तो लगा लेते, ठीक है। तो अगर परसेंटेज आपको डिफरेंट दी जाती तो आपने कंफ्यूज होना था, इसलिए ये लॉन्ग मेथड से आपको करवाया है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h इज इक्वल टू 60 मीटर at the rate of 15 kilogram per second to operate a turbine. The losses due to frictional forces are 10% of the energy. 10% एनर्जी लॉसेज आ रहे हैं जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। तो अगर 10% एनर्जी लॉसेज हों
तो टरबाइन कितनी पावर जनरेट करेगी, यानी आउटपुट पावर उसकी बतानी है आपने। क्या बताना है? आउटपुट पावर। हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा? आउटपुट पावर को आप लिख सकते हैं एफिशिएंसी इनटू इनपुट पावर। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी होगी? अगर लॉसेस 10% है तो एफिशिएंसी होगी 90%। ठीक है, इनपुट पावर आप कैसे निकालेंगे? mgh/t लगा के निकालेंगे। तो ये हो गया 90/100 इंटू m कितना है? m/t आपको दिया गया है, देखिए ना, मैस पर सेकंड है, तो ये कितना है? 15 यूनिट मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 60। इसको सॉल्व करें, 1 0 इसके साथ कैंसिल हुआ, 1 0 इसके साथ कैंसिल हुआ, तो ये 90 हो गया और ये भी 90 इंटू 90 क्या हो गया? 8100। सो 8.1 किलोवाट आपका आंसर आता है। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आपने कहाँ से लिखा है? ये आपने यहाँ से लिखा था बेटा, यहाँ से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेंगे, इफ f इज इक्वल टू 6i हैट प्लस 15j हैट माइनस 3k हैट, और यूनिट न्यूटन में है, एंड v इज इक्वल टू 2i हैट माइनस 4j हैट प्लस 5k हैट, यूनिट वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड है, देन इंस्टेंटेनियस पावर इज। तो इसकी इंस्टेंटेनियस पावर होगी, पावर का फार्मूला क्या बेटा आपको लिखवाया हुआ है? W/T। W को आप लिख सकते हैं F इंटू D/T। F को अलग कर लें और D/T को आप क्या पुट करेंगे? V। FV होता है ये, ठीक है ना। तो आप ये पावर कैलकुलेट कर लें F.V से। F कितना है? 16i प्लस 15j माइनस 3k डॉट 2i माइनस 4j प्लस 5k जी। 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 120। i और i का डॉट 1 हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस 60, j डॉट j 1 हो गया, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, k डॉट k भी 1 हो गया, तो 120 माइनस 75 करें, आपके पास आंसर क्या आता है जी? 45 वाट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। जी बेटा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये जो हम 2-3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ mass m starting from rest undergoes uniform acceleration. If the speed acquired in time t is v, the power delivered to the particle is। जी, तो बेटा स्टार्टिंग में पार्टिकल की जो स्पीड थी वो 0 थी, क्योंकि रेस्ट था। पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट ले रहा है, और आफ्टर टाइम टी उसकी जो है वो स्पीड वो v हो गई, यानी शुरू में उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गई। पावर तो आप कह सकते हैं जी काइनेटिक एनर्जी उसने गेन की है। हम लिख सकते हैं पावर को ऐसे, पावर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर टी, लिख सकते हैं ना बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखेंगे? कितनी उसकी एनर्जी चेंज हुई है? हाफ mv² हुई है, डिवाइडेड बाय टी कर दें। ठीक है जी, तो उसके पास क्या आ गई? पावर कितनी है जी? हाँ, mv² ओवर 2t।
ठीक है जी, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा फॉर्म में। ओके, ये मैंने इसको ऐसे नहीं किया कि पहले फाइनल माइनस इनिशियल लिखूं, ऐसे भी कर सकते थे आप, हाफ एम वी एफ स्क्र माइनस हाफ एम वी आई स्क्र। ये टर्म तो ज़ीरो हो जानी थी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो। तो बाकी यही बचनी थी, वी एफ की जगह पे वी ही पुट करना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको। ओके जी, अ कार ऑफ mass m starts from rest, रेस्ट से स्टार्ट ले रहे हैं तो वी आई क्या होगा, ज़ीरो होगा, एंड एक्सेलरेट सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द कार हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पी नॉट। तो इंस्टेंटेनियस पावर आपको कितनी दी गई है, पी नॉट। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज प्रोपोर्शनल टू, जी आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। तो अब भी क्या हुआ है आपके पास, जी बेटा अब भी हमारे पास क्या आया है, काइनेटिक एनर्जी में गेन आया है। तो हम क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर टी। इस बार फिर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, ज़ीरो। तो आप इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ओवर टी। ठीक है, तो P क्या बन गया, 1/2 एम वी स्क्वायर ओवर टी। यहाँ से आपने V को अलग करना है, तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, 2P इंटू टी ओवर एम। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो पी नॉट दी हुई है, तो पी की जगह पे क्या लिख लेंगे, पी नॉट। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2P नॉट इंटू टी ओवर एम। वी क्या आ जाएगा, 2P नॉट टी ओवर एम। तो पावर भी कांस्टेंट है और 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वी का रिलेशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी ओवर एम होल स्क्वायर रूट के साथ। तो डेल्टा ऑप्शन आ रही है जी आपके पास। ये रिलेशन याद रखना है आपने, ये वाला ये कर लें याद कि v जो है वो 2P नॉट टी ओवर m होता है। आगे बढ़ेंगे बेटा जी बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, अ पार्टिकल ऑफ mass m is driven by a machine that delivers the constant power k watts. If the particle starts from rest, the force on the particle at time t। बेटा ये पार्टिकल ही है, पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। तो आपने फोर्स मालूम करनी है जी, ये ऑप्शन है हमारे पास। पावर का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, एफ वी। एफ क्या हो जाएगा, पी ओवर वी। पी कितना दिया हुआ आपको, के वाट्स। वी अभी हम निकाल के आए हैं, वी कितना आया था हमारे पास, 2P ओवर एम इंटू ऊपर टी है, ये आपके पास रिलेशन आया था। तो ये वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो आपके पास एफ क्या आएगा, P ओवर 2P टी ओवर एम। ठीक है बेटा, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, अगर इसको मैं स्क्वायर रूट में ले जाऊं तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो सारे को मैं यूं लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर ओवर, ये इसका आंसर अल्फा आना चाहिए जी, 2P टी ओवर एम। तो आप देखें कि ये आपके पास जो स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये एम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास फोर्स क्या आ रही है, एम इंटू पी ओवर 2 इंटू टी।
तो आपने P की जगह पे क्या पुट करना है, K। तो आपके पास रिलेशन क्या बन जाएगा, M K ओवर 2 इंटू T। तो आप देखें आपके पास अगर मैं T को ऊपर ले जाऊं तो मैं यूं ही लिखूंगा, इसकी पावर -1/2 हो जाएगी ना। F क्या आ रहा है, M K ओवर 2, और इस T को मैं जो है वो अलग करके लिख रहा हूँ और ऊपर ले जाके लिख रहा हूँ कि T की पावर -1/2 आ जाएगी। तो अल्फ़ा आपके पास आंसर आ रहा है। इसमें आपने याद रखना है बेटा, ये v की वैल्यू याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी, नहीं तो फिर आप शुरू से स्टार्ट कर लें, ठीक है। v की वैल्यू पहले निकालें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 में किया है, और उसके बाद फिर आप यूज़ कर लें, लेकिन आप याद कर लें तो बेहतर है, ठीक है। तो ये हमने आज जो है वो कंप्लीट किया है वर्क एनर्जी एंड पावर को, ठीक है बेटा। तो अब आप लोग इस यूनिट को तैयार करें, असाइनमेंट सॉल्व करें और इसकी जो है वो टेस्ट की तैयारी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।